चलिए, संविधान की इस विकास यात्रा में आज हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। पॉलिटी की इस लेक्चर सीरीज़ में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। देखिए, हमने अब तक 54 लेक्चर डिलीवर कर दिए और अब हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पढ़ा रहे हैं, जबकि अमूमन किसी भी बुक या किसी भी लेक्चर में मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन शुरुआती चैप्टर होता है। हमने उन 54 लेक्चर्स के वाया आपको बताया है कि पॉलिटी है क्या असल में। तो हमने जो एक्ट कराए हैं उनमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जिक्र बहुत डीपली करा दिया गया है, चाहे फिर वो नेहरू रिपोर्ट थी, चाहे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस थी, कुछ भी था। आज के लेक्चर की मर्यादा के मुताबिक आज हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पे फोकस करेंगे इन पॉइंट्स को लेकर के। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की अगर हम बात करें तो ऐसा कहा जाता है कि 1934 में एम.एन. रॉय, जिनका पूरा नाम है मानवेंद्र नाथ रॉय, एम.एन. रॉय के द्वारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का कंसेप्ट दिया गया। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर इसको ज़रा अच्छे से समझें तो फिर काफ़ी चीज़ें क्लियर होती हैं, उस पर हम जिक्र करेंगे और ये भी समझेंगे कि एम.एन. रॉय का फिर नाम क्यों आता है। एम लक्ष्मीकांत और बाकी किताबें और इंटरनेट पे सारा सोर्स भी एम लक्ष्मीकांत से ही तकरीबन लिया गया है, तो हर जगह पर उनका नाम है, तो नेचुरली वो बात सही है, लेकिन ये वैसा नहीं है जिस वे में हम इसको समझते हैं। तो उस आस्पेक्ट में हमें समझना है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जिसका काम है कॉन्स्टिट्यूशन बनाना। देखिए, किसी भी एक स्टेट का ये राइट होता है कि उसका अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन हो। स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पर ही गवर्नमेंट को गाइड करता है कि गवर्नमेंट कैसे उस स्टेट को एक्सप्रेस करे ज़मीन पर, कैसे गवर्नमेंट उस स्टेट की एस्पिरेशन को एग्जीक्यूट करे। तो गवर्नमेंट जो है वो स्टेट की विल का एक एक्सप्रेशन है। गवर्नमेंट जो होती है वो स्टेट के थॉट, स्टेट के कैरेक्टर, स्टेट के नेचर को आपके सामने फिज़िकली प्रेजेंट करती है। तो फिज़िकल वर्जन गवर्नमेंट है। लेकिन गवर्नमेंट तक कम्युनिकेट कैसे करेगा स्टेट? तो स्टेट गवर्नमेंट तक कम्युनिकेट करेगा वाया कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये स्टेट है, गवर्नमेंट है, ये शब्द आ रहे हैं लेक्चर नंबर 51, 52, 53, 54 सुनिए, उसमें क्लियर हो जाएगा ये सब। मैंने नेशन, स्टेट, सोसाइटी, एसोसिएशन सब के बारे में डीपली पढ़ा है। तो कॉन्स्टिट्यूशन होना एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है यहाँ से देखा जाए। कॉन्स्टिट्यूशन वो बेसिक रूल्स होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन वो बेसिक अप्रोच या फ़िलॉसफी या फंडामेंटल्स जिसके बेसिस पर एक पॉलिटिकल सिस्टम खड़ा होता है किसी भी स्टेट का। तो कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए अनिवार्य हैं। इन्हें आप बेसिक गवर्निंग लॉज भी कह सकते हैं, या बेसिक रूल्स भी कह सकते हैं, या फंडामेंटल लॉज भी कह सकते हैं, फंडामेंटल रूल्स भी कह सकते हैं। इनके बेसिस पर फिर आगे फर्दर जो गवर्नमेंट जिसको मैं कहता हूँ बार बार, उसके 3 ऑर्गन अगर हम देखें तो दैट इज़ एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी। तो फिर लेजिस्लेचर जो होती है वो फिर उन फंडामेंटल रूल्स, उन फंडामेंटल लॉज को, उन बेसिक लॉज को, उस फिलॉसफी को, उस आइडियोलॉजी को ध्यान में रख करके ही फर्दर लॉज लेजिस्लेट करते हैं। और वो सब इंस्पिरेशन, वो आइडियोलॉजी, वो फिलॉसफी, वो बेसिक लॉज, ये सब कॉन्स्टिट्यूशन है। ये कॉन्स्टिट्यूशन में ही है, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो किसी भी सोसाइटी को खुद को गवर्न करने के लिए एक पॉलिटिकल सिस्टम की ज़रूरत होती है, एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है। वो पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो नियमों के तहत स्थापित होता है और वो नियम संविधान से आते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए महत्वपूर्ण होता है। अब किसी भी समाज में अधिकार होने अनिवार्य हैं। समाज इसीलिए बना था कि समाज खुद का विकास करना चाहता था। लोग समाज के रूप में इसलिए आपस में जुड़े थे कि वो स्वयं का विकास करना चाहते थे। और स्वयं का विकास यदि आपको करना है तो नेचुरल सा एस्पेक्ट है कि आपके कुछ अधिकार होने चाहिए और आपके दायित्व भी होते हैं। लेकिन आपके कुछ अधिकार होने चाहिए जो मेन एस्पेक्ट है। और उन अधिकारों की अगर हम बात करें तो उन अधिकारों में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि उन अधिकारों को इंश्योर करना ज़रूरी है, उनका कोई हनन ना कर पाए ये ज़रूरी है। अधिकार बने ही रहने चाहिए। अधिकारों का गैर ज़िम्मेदाराना ढंग से इस्तेमाल ना हो जाए ये भी ज़रूरी है। तो इन अधिकारों को प्रोटेक्ट करने के लिए, इन अधिकारों को प्रमोट करने के लिए, इनको अधिकारों को और फर्दर डेवलप करने के लिए, इंश्योर करने के लिए ऑर्गेनाइजेशंस एग्जिस्टेंस में आती हैं। दैट इज़ द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी।
जुडिशरी नियम बनाती है, कानून बनाती है जिसके तहत समाज चलता है, देश चलता है, और वही कानून, वही नियम के तहत जब आप चलते हैं तो आपके अधिकार संरक्षित रहते हैं, प्रोटेक्टेड रहते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इन नियम, इन कानूनों को ज़मीन तक ले जाने का काम जो एजेंसी करती है, दैट इज़ द एग्जीक्यूटिव, जिसे आप फिर सरकार भी कह देते हैं, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, द एग्जीक्यूटिव, या यू कैन से कैबिनेट। वो इन नियम कानूनों को ज़मीन तक ले जाने का काम करती है। जब उन नियम कानूनों का उल्लंघन होता है, जब उनकी पालना नहीं की जाती है, तो दंड विधान आता है, और दंड देने के लिए संस्थाएं जो हैं वो जुडिशरी हैं। दंड देने का यहाँ पर उद्देश्य ये है कि नियम जो हैं वो एनफोर्स्ड हैं, आपको पालन करने होंगे, वो लागू होते हैं आप पर। अगर उनके पीछे कोई फोर्स वर्क नहीं करेगी तो उस नियम का कोई उद्देश्य ही नहीं है। स्टेट इसी तरह से चलता है। तो कुल मिलाकर के ये 3 ऑर्गन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ये ऑर्गन भी उसी कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन होते हैं। इन ऑर्गन का स्ट्रक्चर उस कॉन्स्टिट्यूशन में होता है, इनकी फंक्शनिंग, इनकी पावर्स। तो इन ऑर्गन्स का डिमार्केशन ऑफ द पावर, डिलिमिटेशन ऑफ द जुरिस्डिक्शन, ऑर्गन का ओरिजिन, ऑर्गन का स्ट्रक्चर, ये सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है। कॉन्स्टिट्यूशन ही भारत को, अगर हम उदाहरण के तौर पर भारत लेकर के चलें, तो भारत को यूनियन एंड स्टेट्स के बीच बांटता है। यूनियन के लेवल पर अगर हम देखें तो यूनियन के डिफरेंट ऑर्गन्स, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बीच की शक्तियों का विभाजन भी कॉन्स्टिट्यूशन ही करता है, उन्हें शक्तियाँ देता है, उनका जुरिस्डिक्शन डिसाइड करता है, प्रभाव क्षेत्र किसका कहाँ तक रहेगा। और यूनियन और स्टेट तक अगर हम जाएं, यानी कि सेंटर एंड स्टेट के बीच में शक्तियों का विभाजन भी कॉन्स्टिट्यूशन ही करता है। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो कॉन्स्टिट्यूशन आपको बहुत कुछ प्रोवाइड करता है। कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर देश चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि संस्थाएं हैं जो देश को चला रही हैं, और वो इंस्टीट्यूशंस, वो ऑर्गेनाइजेशंस, उनका जन्म संविधान से आता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन उन इंस्टीट्यूशन को जन्म देता है, उन इंस्टीट्यूशन में निहित शक्तियों को जन्म देता है, उन इंस्टीट्यूशन के अधिकार क्षेत्र को जन्म देता है, उनके जुरिस्डिक्शन को जन्म देता है, उन इंस्टीट्यूशन को संरक्षण प्रदान करता है, उन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस या फिर फर्दर ऐसे प्रावधान रखता है जिसके तहत उन्हें लेजिस्लेचर के माध्यम से स्टैट्यूटरी स्टेटस प्रोवाइड किया जाए। तो उन इंस्टीट्यूशन को संरक्षण भी प्रदान करता है कॉन्स्टिट्यूशन। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप में ये बता रहा है कि देश का नेचर कैसा है। कॉन्स्टिट्यूशन ही है जिसके बेसिस पर यह क्लियर हो जाएगा कि गवर्नमेंट जो है वो डेमोक्रेटिक कैरेक्टर की है या नहीं। इसके बेसिस पर ये क्लियर हो जाएगा कि स्टेट वेलफेयर है कि नहीं। ये कॉन्स्टिट्यूशन से ही क्लियर हो जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन के विषय में और बहुत सी कहानियों का जिक्र हमारी दूसरी प्लेलिस्ट में है, जिसमें 64 लेक्चर्स हैं। हमने ये प्लेलिस्ट जो बनाई है इसका पर्पस कुछ और है। इसमें हम फैक्चुअल चीज़ों को फोकस रख के कंसेप्चुअल चीज़ों की ओर ज़्यादा जाएंगे, इसलिए मैं आज उस दिशा में नहीं चाहता। कॉन्स्टिट्यूशन के विषय में जितना बताना है मैंने आपको बताया, बाकी चैप्टर बाय चैप्टर कॉन्स्टिट्यूशन की क्लैरिटी होती ही रहेगी, आगे आगे आपको समझ आता ही रहेगा। बस भारत के संविधान के विषय में आप इतना समझ लीजिए कि वह संविधान अधिकारों का जिक्र करता है, उनको संरक्षण प्रदान करता है। वह संविधान संस्थाओं को जन्म देता है, उन्हें शक्तियाँ प्रदान करता है, उनके अधिकार क्षेत्र तय करता है और उन्हें संरक्षित भी करता है, उन्हें प्रोटेक्ट भी करता है। और वही संविधान है जो केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का विभाजन करता है, जिम्मेदारियां भी तय करवाता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ के तौर पर कि किन जिम्मेदारियों का निर्वहन राज्य को करना है, स्टेट को करना है। स्टेट के उन जिम्मेदारियों का निर्वहन नेचुरली केंद्र और फिर राज्य सरकारें करेंगी। और यही संविधान है जो ये बताता है कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड क्लासेस और वुमेन को कैसे आगे लेकर के आना है, इनकी डेप्रिवेशंस को कैसे ख़त्म करना है, कैसे इस वर्ग को हमें मेन स्ट्रीम में लेकर के आना है। और यही कॉन्स्टिट्यूशन है जो बताता है कि कैसे सेकुलरिज्म की पालना करनी है और स्टेट कभी भी मेजॉरिटेरियनिज़म की तरफ नहीं जाना चाहिए, किसी भी तरह की माइनॉरिटी का मेजॉरिटी के हाथों हनन नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह के दबे कुचले या कह सकते हैं कि पिछड़े हुए समाज का किसी भी तरह के अगले समाज के द्वारा शोषण नहीं होना चाहिए। तो ये आपको एक्सप्लॉयटेशन से बचाता है, ये आपको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करने की बात करता है,
ये सभी चीज़ें संविधान में निहित हैं और उसी संविधान का हम जिक्र करने जा रहे हैं। यदि संविधान नहीं तो समझ लीजिए फिर कुछ भी नहीं, दैट्स इट। और जब हम सेलिएंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे तो हम इसमें फिर और बहुत सी चीज़ें बताएंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है तो फिर आप सॉवरेन भी नहीं है, इस तरह के कंसेप्ट हम उसमें पढ़ेंगे। आज के कंसेप्ट में ये, अब इस कॉन्स्टिट्यूशन का जिक्र यदि करें तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि इसे बनाया किसने। इसे बनाने का काम करती है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। संविधान बनाने का काम किया संविधान सभा ने। अब संविधान सभा कंसेप्ट कहाँ से आया, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो देखिए, जब इस संविधान सभा के कंसेप्ट की बात करते हैं तो इसके बैकग्राउंड में यदि जाएं, जो हमारा पहला टॉपिक भी है, तो ऐसा लगता है कि ब्रिटिशर्स के आगमन के साथ ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का कंसेप्ट भी आ ही गया, कॉन्स्टिट्यूशन का कंसेप्ट आ ही गया। कैसे? नियम कानून बना करके वो भारत में राज करने की कोशिश करते थे। 1773-74 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के बाद में 1784-85 पिट्स इंडिया एक्ट, उसके बाद 1813 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट, 1853 का चार्टर एक्ट, 1858 का एक्ट, 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट, 1892 का इंडियन काउंसिल एक्ट, देन 1909 का मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म्स, 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट और 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, उसके बाद 1947 इंडिपेंडेंस एक्ट। ये सभी चार्टर एक्ट, काउंसिल एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट वो लेकर के आते रहे भारत में, और इनके तहत उन्होंने एक सिस्टम ऑफ गवर्नेंस प्रोवाइड करने की कोशिश की। लेकिन मुद्दा ये था कि इसके तहत जो भी अधिकार वो हमें देते थे, इसके तहत जो भी नीतियाँ वो बनाते थे, जो भी पॉलिसीज़ वो बनाते थे, उन सब का उद्देश्य ब्रिटिश पर्पस को सॉल्व करना होता था, ब्रिटिश इंटरेस्ट को सर्व करना होता था। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन फिर भी इंस्टीट्यूशंस का जन्म होने लगा, संस्थाएं आने लगी, नियम कानून के तरीके से देश चलने लगा, लॉ एंड ऑर्डर का सिस्टम एक इस्टेब्लिश होने लगा, एक प्रणाली आ गई काम करने की, एक प्रोसीजर हुआ। इंडियन पेनल कोड आया, सिविल प्रोसीजर कोड आया, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड आया, इस तरह के कोड एग्जिस्टेंस में आ गए और इनके बेसिस पर सारे काम, सारे नियम तय होने लगे। अब कुल मिलाकर के इनकी यदि हम बात कहें तो क्या ये ब्रिटिशर्स हमारे भारत का विकास करना चाहते थे इसलिए इसे लेकर के आए? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ब्रिटिशर्स को मैक्सिमम एक्सप्लॉइट करना था इंडिया को, इसके लिए उन्होंने कोई भी प्रबंध किया, चाहे फिर वो रेलवे को लेकर के आना था, चाहे सड़कें बनाना था, चाहे फिर यहाँ पर एक तरह की गवर्निंग बॉडीज़ इस्टेब्लिश करना था और कोड बनाने थे, चाहे वो इंडियन पेनल कोड रहा हो, चाहे सिविल प्रोसीजर कोड रहा हो या क्रिमिनल प्रोसीजर कोड रहा हो। उनके उद्देश्य यह थे कि भारत को किस तरह से और बेहतर तरीके से अपने अधीन किया जाए और इसका दोहन किया जाए अंग्रेजी शासन के हितों के लिए। इसके लिए आप हमारे इतिहास के लेक्चर देख लीजिए, आपको क्लैरिटी हो जाएगी। अब मुद्दा ये आ जाता है कि मैंने ये कहा कि बैकग्राउंड में यदि जाएं तो आपको यहाँ पर नज़र आ जाएगा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और कॉन्स्टिट्यूशन के जिक्र आ जाएंगे। तो होता ये है कि ब्रिटिशर्स के सामने हमारी एक बहुत बड़ी नेशनल मूवमेंट खड़ी थी। नेशनल मूवमेंट ने ऐसे बहुत से दबाव अंग्रेज़ों पर बनाए जिन दबावों के तहत अंग्रेज़ों के द्वारा बहुत से प्रावधान लाए गए। तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का प्रोसेस उतना ही पुराना और उतना ही लंबा है जितनी हमारा स्वतंत्रता संग्राम है, नेशनल मूवमेंट है। इंडियन नेशनल कांग्रेस के गठन के साथ 1885 के बाद से ही बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में पॉलिटिकल सिस्टम एग्जीक्यूट होना शुरू हुआ भारत के अंदर और प्रोटेस्ट भी उसी के तहत होने लगे। स्वतंत्रता संग्राम में इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। अब इस योगदान के तहत ही होता ये रहा कि रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट का एक बार बार जो मांग है वो अंग्रेज़ों के सामने रखी जाती थी कि भाई भारत में जो भी गवर्नमेंट है उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल बनाएं, भारतीयों को उसमें जगह दे, वो भारतीयों के लिए शासन है, यह तंत्र भारतीयों के लिए स्थापित है, इसमें भारतीयों को भी जगह मिलनी चाहिए। इसे रिस्पॉन्सिबल बनाएं जनता के प्रति, इसे रिप्रेजेंटेटिव बनाएं, इसमें भारतीयों को ज़्यादा से ज़्यादा लेकर के आए। तो रिस्पॉन्सिबल होनी चाहिए, रिप्रेजेंटेटिव होनी चाहिए, इसकी मांग होती रही। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़। अब अंग्रेज़ों के एंड पर देखें तो 1858 के एक्ट के तहत अगर हम देखें भी तो उसके तहत ब्रिटिशर्स पैरामाउंट्सी का कंसेप्ट लेकर के आते हैं और उसके तहत ये नज़र आता है कि ब्रिटिशर्स ये वादा करते हैं कि अब जो एक तो ब्रिटिश इंडिया है वो ब्रिटिश इंडिया एग्जिस्ट करेगा जिसके ऊपर लॉज, नियम कानून सारे लागू होंगे अंग्रेजी तंत्र के। लेकिन इसके अलावा जो स्टेट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं यानी कि राजे रजवाड़े घराने जो हैं, प्रिंसली स्टेट्स, उनको इंटरनल ऑटोनॉमी प्रोवाइड कर दी गई कि भाई आपको आंतरिक स्वायत्तता है, आपको किसी तरह की इंटरफेरेंस नहीं की जाएगी जब तक आप पैरामाउंट पावर के नियमों के अधीन होकर के चलते हैं और ब्रिटिश रूल को पैरामाउंट रूल मान करके चलते हैं, ब्रिटिश क्राउन को एक पैरामाउंट पावर मानते हैं।
तो आप इंटरनली पूरी तरह से ऑटोनॉमस है, आप काम करिए। तो यहीं पर हमें एक विभाजन नज़र आना शुरू हो जाता है ब्रिटिश इंडिया एंड द प्रिंसली स्टेट्स का। तो प्रिंसली स्टेट्स और ब्रिटिश इंडिया का एक विभाजन 1858 में ही हो जाता है, ये प्रबंध हमें नज़र आ जाता है। फिर 1861 के इंडियन काउंसिल एक्ट की बात करें तो उसमें आपको पोर्टफोलियोज़ नज़र आते हैं। जैसे आज अलग अलग मंत्रालय हैं, इस तरह से उस समय आपको एक पोर्टफोलियो डिवीज़न नज़र आता है कि अंग्रेज़ों ने अपने तंत्र को चलाने के लिए जो काम है वो बाँटे, तो पोर्टफोलियो सिस्टम वहाँ पर नज़र आता है। फिर 1861 और 1892 के एक्टों के दौरान 92-93 के एक्ट के दौरान ये नज़र आता है कि एक लेवल पर इंडियंस को इंडक्ट किया जा रहा है, लेकिन इसको हम रिस्पॉन्सिबल सिस्टम या रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम नहीं कह सकते। वो वही ब्रिटिशर्स थे वो वही भारतीय थे जिनको ब्रिटिशर्स ने हैंड पिक किया था नॉमिनेट करके अपने ही लेवल पर। लेकिन 1909 का जब पार्लियामेंट और रिफॉर्म की बात करते हैं तो उसमें एक रिप्रेजेंटेशन इंडिया को मिली है, इंडियंस को मिली है, ये पहली चीज़। तो 1909 के कानून के तहत रिप्रेजेंटेशन मिलना शुरू हुआ और 1909 के कानून से ही आपको सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम मिलना शुरू हुआ ब्रिटिशर्स के द्वारा मुस्लिम्स के लिए। फिर 1919 के कानून के तहत देखें तो यहाँ पर आपको फिर और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल और रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट देखने को मिलता है, क्योंकि सेंटर और स्टेट के बीच में अब यहाँ पर आपको एक अंतर नज़र आएगा कि जो स्टेट यानी कि जो प्रोविंसेस हैं, प्रोविंसेस की जो गवर्नमेंट थी उन गवर्नमेंट में डायरकी लागू कर दी गई, द्वैत शासन लागू कर दिया गया। यानी कि दो तरह से शासन होता था, गवर्नर एग्जिस्ट करता था, लेकिन सब्जेक्ट जो हैं, जो स्टेट के सब्जेक्ट थे वो दो हिस्सों में बांटे गए, ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट और रिजर्व सब्जेक्ट। जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट हैं उसके तहत जो गवर्नर है वो मिल करके काम करता था उस समय की लेजिस्लेचर्स के साथ, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स के साथ, यानी कि जनता के द्वारा चुने हुए नुमाइंदे जो उस लेजिस्लेचर में बैठे हैं, यानी कि सिंपल सी बात कहें तो गवर्नर विद द मिनिस्टर्स, मंत्री। और जो रिजर्व सब्जेक्ट हैं उन सब्जेक्ट्स के ऊपर गवर्नर अपने काउंसिलर्स के साथ मिलकर के काम करता था, यानी कि जो उसकी एग्जीक्यूटिव के काउंसिलर थे। तो इस तरह से सब्जेक्ट दो हिस्सों में बांटे गए, ट्रांसफर्ड एंड रिजर्व। गवर्नर वही है, एक तरफ वो रिस्पॉन्सिबली काम कर रहा है, यानी कि वो काम कर रहा है लेजिस्लेचर के साथ मिलकर के, मंत्रियों के साथ मिलकर के, और दूसरी तरफ वो काउंसलर्स के साथ मिलकर के काम कर रहा है। तो हमें एक लेवल पर ऑटोनॉमी यहाँ नज़र आ रही है। सब्जेक्ट्स के मामले में हमें इंडियंस को मिल रहा है, एक रिप्रेजेंटेशन नज़र आ रहा है, लेजिस्लेचर जैसा कंसेप्ट यहाँ पर नज़र आ रहा है। इस तरह की चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं। सेल्फ रूल का कंसेप्ट आ रहा है और ये सेल्फ रूल ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी जिसकी मांग हो रही थी। समय आगे बढ़ता है 1935 की तरफ आइए और अंतर नज़र आ जाएगा आपको। प्रोविंसेस में डायरकी ख़त्म कर दी गई। प्रोविंसेस में अब पूरी तरह से ये हो गया कि गवर्नर विद द लेजिस्लेचर, गवर्नर विद द काउंसलर वाला कंसेप्ट खत्म हो गया। ट्रांसफर्ड और रिजर्व सब्जेक्ट का कंसेप्ट खत्म हो गया। फुली ऑटोनॉमस सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट इस्टेब्लिश कर दिया गया प्रोविंसेस में, ऐसा कहा गया। लेकिन वह जो डायरकी पहले प्रोविंसेस में लागू की थी, वह डायरकी को 1935 के एक्ट ने अब सेंटर में लागू कर दिया, क्योंकि ये कहा जाने लगा था कि अब सेंटर में भी एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट देंगे, लेकिन उसका रीज़न ये है कि एक बार में नहीं दे सकते, इसलिए एक्सपेरिमेंट करेंगे डायरकी के बेसिस पर कि कुछ रिजर्व सब्जेक्ट, कुछ ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट। लेकिन 1935 के एक्ट का जो फेडरल पार्ट था, यानी कि जो सेंटर वाला पार्ट था कॉन्स्टिट्यूशन का, वो एग्जिस्टेंस में आ ही नहीं पाया, क्योंकि कारण ये था कि जो वहाँ पर फेडरल गवर्नमेंट, फेडरल लेजिस्लेचर इस्टेब्लिश होनी थी, उसमें प्रिंसली स्टेट्स का भी आना ज़रूरी था। प्रिंसली स्टेट्स उसमें आ नहीं पाए, तो फिर इसकी वजह से वो 1935 के एक्ट का वो प्रावधान एग्जिस्टेंस में नहीं आया। जो स्टेट्स वाला यानी कि प्रोविंसेस वाला प्रोविज़न था वो एग्जिस्टेंस में रहा, और 1935 के एक्ट के तहत ही चुनाव हुए 1937 में, और ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी के साथ मैक्सिमम प्रोविंसेस में कांग्रेस जीत करके आई, मैंने आपको बताया। और कांग्रेस ने काम भी किया 1937 के उस चुनाव के तहत। 2 साल तक कांग्रेस काम करती रही, लगभग सवा दो ढाई साल तक काम करती रही। उसके बाद वर्ल्ड वार 2 में भारत को अंग्रेज़ों ने सम्मिलित कर लिया, इस बात पर कांग्रेस ने रिज़ाइन मार दिया था। ये सब हमने पढ़ाया है पॉलिटी के पिछले लेक्चर्स में। तो हमें क्या समझ आ रहा है कि 1858 से ही शुरू करें अगर, तो ये सब चीज़ें हमें मिल रही हैं। एक लेवल पर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो है वो नियमों पर आधारित है, कॉन्स्टिट्यूशन पर आधारित है। वो बात अलग है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन और उस कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़े हुए रिफॉर्म्स अंग्रेज़ों की तरफ से आ रहे हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़। भारत क्या चाह रहा था, भारत क्या चाह रहा था वो नेशनल मूवमेंट में नज़र आ रहा है। नेशनल मूवमेंट का ये दबाव ही था जो अंग्रेज़ों पर बनता था, और अंग्रेज़ ये कॉन्स्टिट्यूशन और उसके तहत ये रिफॉर्म्स देते थे, जो कि टुकड़ों टुकड़ों में आता था, एक बार में नहीं आता था। 1909 के बाद फिर 1919, 1919 के बाद 1935, इस तरह से आपको 10-10 साल के लिए या 12-12, 15-15 साल के लिए ये कॉन्स्टिट्यूशंस मिल रहे थे, जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे थे। भारत की अगर हम बात करें तो भारत में स्वराज का जिक्र नज़र आता है। कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जिक्र से पहले आपको सेल्फ रूल, सेल्फ गवर्नमेंट का, होम रूल का
स्वराज का कंसेप्ट आपको नज़र आएगा और बाल गंगाधर तिलक इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए 1885 की बात बताता हूँ। उस समय में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिल नाम का एक ड्राफ्ट बिल एग्जिस्ट करता है। आज दिन तक ये क्लियर नहीं है कि इसका ऑथर कौन था, लेकिन उसके जब प्रेफेस को पढ़ा जाता है तो उस प्रेफेस में ये पाया जाता है कि बाल गंगाधर तिलक अपने लिए एक जो कॉन्स्टिट्यूशन चाहते थे अपने लिए, मतलब कि देश के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन चाहते थे उसके क्या एसेंशियल एलिमेंट्स होंगे उनको आउटलाइन किया हुआ है उन्होंने। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिल 1885 में ही एग्जिस्ट कर रहा था और बाल गंगाधर तिलक उससे जुड़े हुए हैं, जिसमें उन्होंने एसेंशियल एलिमेंट्स का जिक्र किया जिनके बेसिस पर एक कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्टेंस में आना चाहिए। समय आगे बढ़ता है। 1900 में ऑस्ट्रेलिया और 1909 में साउथ अफ्रीका, इनको डोमिनियन स्टेटस प्रोवाइड कर दिया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा, यानी कि ये कॉलोनीज़ इंडिपेंडेंट हो गई इंटरनल मैटर्स के मामले में। डोमिनियन स्टेटस इनको प्रोवाइड कर दिया गया। ये अपने अंदरूनी मामलों में अपना रखरखाव खुद से कर सकती थी, नियम कानून स्वयं बना सकती थी। पैरामाउंट पावर के तौर पर ब्रिटिशर्स रहेंगे द यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन का जो किंगडम है। अब इसको जब डोमिनियन स्टेटस दिया गया तो उस समय में इंडियन नेशनल मूवमेंट की और इंडियन नेशनल कांग्रेस की यह मांग थी कि इंडिया को भी इक्वल स्टेटस प्रोवाइड किया जाए कॉमनवेल्थ के तहत, यानी कि इंडिया को भी साउथ अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया के बराबर का दर्जा देते हुए डोमिनियन स्टेटस प्रोवाइड किया जाना चाहिए। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। 1914 में कांग्रेस का मद्रास सेशन हुआ और उस मद्रास सेशन में ये मांग रखी गई कि भारत को भी डोमिनियन स्टेटस का सिस्टम प्रोवाइड किया जाए, इक्वलिटी प्रोवाइड किया जाए साउथ अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया के बराबर का। ये वो समय था जिस समय में 1909 का कानून आ रखा था। 1909 के कानून के आ जाने की वजह से कांग्रेस कुछ बातों पर नाराज़ चल रही थी अंग्रेज़ों से, जैसे कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ की सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम दे दिया गया था। मुसलमानों को, मुसलमान कैंडिडेट्स को अब सिर्फ मुस्लिम जनता ही चुन सकती थी। कांग्रेस इस नियम के खिलाफ थी, तो कांग्रेस थोड़ी बहुत नाराज़ चल रही थी, लेकिन फिर भी 1909 के कानून की उन्होंने उस लेवल पर खिलाफत नहीं की जैसी करनी चाहिए थी। लेकिन इस दौर में एक घटनाक्रम होता है और वो है 1914 में वर्ल्ड वॉर। और वर्ल्ड वॉर के इस मौके को भारत के स्तर पर भुनाने का काम अच्छे से किया एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने, और उन्होंने अंग्रेज़ों पर दबाव बनाने के लिए होम रूल लीग और होम रूल मूवमेंट जैसे कंसेप्ट चलाए। इसके तहत अंग्रेज़ों पर दबाव बनाने की कोशिश की गई। एनी बेसेंट ने काफ़ी प्रयास किए। बाल गंगाधर तिलक और इस तरह के बाकी गरम दल के नेताओं को वापस से कांग्रेस में लाने के लिए, जो सूरत के समय में 1907 के सूरत स्प्लिट के समय में कांग्रेस स्प्लिट हुई थी, नरम दल गरम दल उससे निकल गया था, उस गरम दल को वापस लाने के लिए कांग्रेस में प्रयास एनी बेसेंट के काफ़ी रहे हैं। और ये सारा काम जो है फाइनली लखनऊ सेशन के दौरान होता है। और इसी समय में 1915 के दौरान भारत में एंट्री महात्मा गांधी की भी होती है, महात्मा गांधी का एडवेंट होता है। तो बहुत से घटनाक्रम हो रहे हैं। होम रूल लीग चल रही, होम रूल मूवमेंट चल रही है कंट्री में, एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक, वर्ल्ड वार 1 चल रहा है। महात्मा गांधी के 1915 में भारत में एडवेंट हो जाता है, एंट्री हो जाती है। और उधर से इंडियन नेशनल मूवमेंट के तहत इंडियन नेशनल कांग्रेस ये मांग कर रही है कि इक्वलिटी प्रोवाइड की जाए इंडिया को भी, और मद्रास सेशन 1914 का इसका गवाह है, इक्वलिटी प्रोवाइड की जाए साउथ अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया के बराबर। तो आप क्या मांग रहे हैं अपने लिए? आप अपने लिए एक डोमिनियन स्टेटस की मांग वहाँ पर कर रहे हैं, इक्वलिटी मांग रहे हैं कि सेल्फ गवर्नड कॉलोनीज़ जो अफ्रीका की और जो ऑस्ट्रेलिया की है, भारत को भी उसका दर्जा दिया जाए। वर्ल्ड वार 1 में अमेरिका के द्वारा और ब्रिटेन के द्वारा एक वादा किया गया था, खासतौर पर अमेरिका के द्वारा, कि भाई जो भी यूरोप है, यूरोप में जो किंगडम्स एग्जिस्ट कर रही हैं, जो स्टेट एग्जिस्ट कर रहे थे, जैसे मान लीजिए ऑस्ट्रिया हंगरी एक स्टेट एग्जिस्ट कर रहा था, उसमें कई सारी मल्टीपल नेशनैलिटीज़ एग्जिस्ट करती थी जो खुद को एक नेशन में कन्वर्ट करना चाहती थी। तो उस समय में अमेरिका ब्रिटेन ने यह दावा किया था कि इन नेशनैलिटीज़ को सेल्फ डिटर्मिनेशन का मौका दिया जाएगा ताकि ये खुद को एक नेशन के तौर पर स्थापित कर पाए। इसी कंसेप्ट को भारत ने भी उस समय में इस्तेमाल किया और ये कहा कि भारत को भी सेल्फ डिटर्मिनेशन का मौका मिलना चाहिए। 1918 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का दिल्ली सेशन हुआ, जिस दिल्ली सेशन के तहत कांग्रेस ने ये मांग रखी कि सेल्फ डिटर्मिनेशन का जो अधिकार वर्ल्ड वार 1 में वादा किया गया है अमेरिका ब्रिटेन के द्वारा कि मिलेगा यूरोपियन नेशनैलिटीज़ को, वह अधिकार भारत को भी मिलना चाहिए। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़। तो यहाँ पर भी देखिए सेल्फ डिटर्मिनेशन, सेल्फ रूल की बात हो रही है। तो इंडिपेंडेंस को यहाँ पर सेल्फ गवर्नमेंट, सेल्फ रूल के तौर पर देखा जा रहा है। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ये स्वराज की बात हो रही है। तो जब यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही है, संविधान की बात हो रही है, तो वह बात अधिकतर स्वराज के तौर पर हो रही है, सेल्फ रूल के तौर पर हो रही है, सेल्फ गवर्नमेंट के तौर पर हो रही है। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़। इसके बाद घटनाक्रम 1919 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है। उस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का बायकॉट करती है उस समय की
इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो वो कहती है कि हम यहाँ पर सम्मिलित नहीं होंगे, क्योंकि जो वायदा किया गया था 1914 के वर्ल्ड वार 1 के दौरान कि भारत हमारे साथ अब सम्मिलित हो जाए, फिर भारत को सेल्फ गवर्नमेंट का हम मौका देंगे, वो वादा खिलाफत कर दी गई थी 1917 में अंग्रेज़ों के द्वारा कि सेल्फ गवर्नमेंट का अभी कोई चांस नहीं है, भारत को ग्रेजुअली इस तरह के सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस दिए जाएंगे, लेकिन अभी इसका कोई चांस नहीं है। तो 1919 का एक्ट लाया गया, भारत ने कहा, यानी कि उस समय की कांग्रेस ने यह कहा, यानी कि नहीं, कांग्रेस मतलब भारत नहीं था उस समय में, जो कांग्रेस है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसने ये कहा कि भाई आपने वादा खिलाफ़ी की है, सेल्फ गवर्नमेंट होनी बहुत ज़रूरी थी, आपने वह नहीं किया, अब आप ये मान करके चलिए कि हम इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। उस समय तक लीडरशिप गांधी जी के पास जा चुकी थी, महात्मा गांधी लीडर थे उस समय तक कांग्रेस के। और फिर कांग्रेस का नागपुर का सेशन हुआ, और उस नागपुर सेशन में कांग्रेस का जो मानना था वो मैं आपको पढ़ करके बता देता हूँ, हालांकि इसके बारे में डिटेल में हमारे लेक्चर्स हैं, आप उनको जा करके देख सकते हैं। कांग्रेस ये कहती है कि द ऑब्जेक्ट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इज द अटेनमेंट ऑफ स्वराज बाय द पीपल ऑफ इंडिया बाय ऑल लेजिटिमेट एंड पीसफुल मीन्स। यानी कि सिंपल सी बात यह कहती है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का ऑब्जेक्टिव क्या है कि स्वराज मिलना चाहिए भारत को, और वो भी भारतीयों के द्वारा। यानी कि अंग्रेज़ों के द्वारा भेजा गया संविधान नहीं चलेगा, अंग्रेज़ों के द्वारा भेजा गया रिफॉर्म नहीं चलेगा, अंग्रेज़ों की मनमानी नहीं चलेगी। हमें जो स्वराज चाहिए वो हम तय करेंगे, यानी कि जनता तय करेगी, ये बड़ी चीज़ है। और कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में भी आपने देखा होगा वी द पीपल शब्द आता है, तो इसका जिक्र यहाँ पर हुआ। तो नागपुर सेशन से ही इस चीज़ की शुरुआत हो चुकी थी, और इस समय तक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और कॉन्स्टिट्यूशन जैसे जिक्र हो रहे थे, लेकिन कह लीजिए कि ऑफिशियली किसी प्लेटफॉर्म पर नहीं आए। इसके बाद 5 जनवरी 1922 को एक और चीज़ हो जाती है, और 5 जनवरी 1922 की उस चीज़ का जिक्र मैं आपको पढ़ करके सुनाता हूँ, क्लियर हो जाएगा। यंग इंडिया नाम का अखबार निकाला करते थे गांधी जी, उसमें इंडिपेंडेंट नाम से लेख लिखा उन्होंने 5 जनवरी 1922, और उसमें उन्होंने एक तरह से कंसीव किया कंसेप्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। लेकिन फिर कह लीजिए कि सीधे सीधे जिक्र नहीं हुआ, लेकिन कंसेप्ट उन्होंने कंसीव किया 1922 5 जनवरी को यंग इंडिया अखबार में इंडिपेंडेंट नाम के लेख से। और वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं स्वराज वुड बी अ डिक्लेरेशन ऑफ द विल ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया expressed through her freely chosen representatives. This can be considered as an idea and a demand for constituent assembly in an embryonic stage. कह लीजिए कि एक एम्ब्रियोनिक स्टेज में, एक एम्ब्रियो की तरह यही थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मांग, कि वो कहते हैं कि द स्वराज वुड बी अ डिक्लेरेशन ऑफ द विल। स्वराज जो होगा वो भारतीय लोगों की जो इच्छा है उसका प्रत्यक्षीकरण होगा, एक तरह की उसकी उद्घोषणा होगी। स्वराज वुड बी अ डिक्लेरेशन ऑफ द विल ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया एक्सप्रेस्ड थ्रू हर फ्रीली चूजन रिप्रेजेंटेटिव। यानी कि स्वराज भारतीयों का डिक्लेरेशन, भारतीयों की विल का डिक्लेरेशन होगा, और इस विल को डिक्लेयर करने वाला वो जो एक्सप्रेशन है वो कहाँ से आएगा, ऑफ पीपल ऑफ इंडिया एक्सप्रेस थ्रू हर फ्रीली चूजन रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। फ्रीली चूजन यानी कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन, यानी कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जैसा कंसेप्ट। तो ये कंसेप्ट यहाँ पर आ चुका था, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके बाद 1922 में एक और चीज़ होती है, फरवरी में, मद्रास में ही होती है। देखिए 1921 के अराउंड एक क्लब बना था, इसको 1921 क्लब भी कहते हैं। 1922 में मद्रास में 1921 क्लब नाम की इस संस्था के एक मेंबर वी रामास्वामी शास्त्री यह कहते हैं कि हमें एक कन्वेंशन गठन करना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। एक कन्वेंशन एग्जिस्टेंस में आना चाहिए जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम करे। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको भी दिमाग में रखिए। वी रामास्वामी शास्त्री का यह कहना था कि एक कन्वेंशन एग्जिस्टेंस में आना चाहिए। इस प्रोसेस को उतना सीरियसली नहीं लिया गया, लेकिन एनी बेसेंट ने इस कंसेप्ट को बहुत सीरियसली लिया। एनी बेसेंट ने शिमला में कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज कराई, किन की, सेंट्रल लेजिस्लेचर के और प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स के मेंबर्स की। सेंट्रल लेजिस्लेचर और प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स के मेंबर्स की कॉन्फ्रेंस एग्जिस्ट कराई, और उस कॉन्फ्रेंस के तहत ये डिस्कस किया गया कि भाई भारत का फ्यूचर किस तरह से तय होना चाहिए, क्या संविधान होना चाहिए भारत का, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और इसी तरह से एक कंसेप्ट एग्जिस्टेंस में आया, दैट इज़ द नेशनल कन्वेंशन। नेशनल कन्वेंशन एक वो बॉडी है जो आपको 1924-25 के अराउंड जिक्र में आती मिलेगी। एनी बेसेंट का इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, और ये कहा जाता था कि एग्जिस्टिंग और एक्स लेजिस्लेचर्स जो थे उनसे मिलकर के ये बनती थी नेशनल कन्वेंशन। इस नेशनल कन्वेंशन के द्वारा उस समय में 1924-25 की ये कहानी है कि कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल इनके द्वारा तैयार किया गया,
और उस कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल को एक सब कमेटी के पास भेजा गया, उस ड्राफ्ट बिल को। वो सब कमेटी की मीटिंग दिल्ली 1925 में होती है और उसके हेड उस समय में महात्मा गांधी थे। और महात्मा गांधी ने इस कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल को कंसिडर किया। कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल के कंसिडरेशन होने के बाद इसमें इतना सामर्थ्य था कि 43 मेंबर्स ने इसको एंडोर्स किया, इस कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल को। और इसको एंडोर्स करने के बाद इसे भेजा ब्रिटेन। ब्रिटेन में उस समय लेबर पार्टी का रूल हुआ करता था। इन्फ्लुएंशियल लेबर पार्टी मेंबर्स के पास इसे भेजा गया और उन मेंबर्स ने उसे प्रेजेंट भी कर दिया हाउस ऑफ कॉमन्स में। हाउस ऑफ कॉमन में प्रेजेंट होने के बाद उसके ऊपर फर्स्ट रीडिंग होने के बाद वो कहाँ गया इसका किसी को पता नहीं, वो आगे नहीं बढ़ पाया और फाइनली 1928-29 के अराउंड 29 के अराउंड लेबर पार्टी भी चली गई। तो 1924-25 के अराउंड ब्रिटेन में लेबर पार्टी का एग्जिस्टेंस में आना एक बड़ा घटनाक्रम था। भारत में एनी बेसेंट के प्रयास होना और नेशनल कन्वेंशन के एग्जिस्टेंस में आना दूसरा बड़ा घटनाक्रम था, जिसमें एक्स और एग्जिस्टिंग लेजिस्लेचर्स एग्जिस्ट कर रहे थे। पॉलिटिकल पार्टीज़ के मेंबर उसका हिस्सा हुआ करते थे और सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ को जोड़ने का काम उस समय में एनी बेसेंट ने किया। इनके द्वारा एक कॉन्स्टिट्यूशन जैसा एक कंसेप्ट एग्जिस्टेंस में लाना जिसके तहत एसेंशियल एलिमेंट्स तय किए गए कि भारत के आने वाले समय में किस तरह का पॉलिटिकल सिस्टम होना चाहिए, कैसा संविधान भारत का होना चाहिए और कौन सी संस्था उसे बनाएगी। इस कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल को 44 इन्फ्लुएंशियल मेंबर डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ के मेंबर के द्वारा एंडोर्स करके ब्रिटेन भेजा गया। ब्रिटेन में वो प्रेजेंट भी हुआ, लेकिन फर्दर वो आगे पास नहीं हो पाया क्योंकि फिर आगे जा कर के जो लेबर पार्टी की सरकार है ब्रिटेन में वो खुद ही गिर चुकी थी। हालांकि लेबर पार्टी की सरकार इस बात को रिकॉग्नाइज़ करती थी कि स्वराज भारत को मिलना चाहिए, सेल्फ गवर्नमेंट मिलनी चाहिए, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। वो भारतीय लोगों के द्वारा तय होना चाहिए कि वो किस तरह के नियमों के तहत आगे रूल होंगे, गवर्न होंगे। इसी समय में उस समय के बहुत इम्पोर्टेंट नेता दैट इज़ मोतीलाल नेहरू, वो भी अपने लेवल पर लेजिस्लेचर के अंदर बहुत से प्रयास कर रहे थे और उनके प्रयासों के तहत ही एक प्रयास यह भी था जिसके तहत उन्होंने लेजिस्लेचर को अपने हक में ले लिया, इस बात को लेकर के कि भारतीय भविष्य भारतीयों के द्वारा तय होना चाहिए और भारत को एक कॉन्स्टिट्यूशन मिलना चाहिए। ये इतना प्रसिद्ध हो चुका था कि एक समय में इस मांग को नेशनल डिमांड का नाम दे दिया गया और यह पहली बार हो रहा था कि उस समय की सेंट्रल लेजिस्लेचर इस तरह के मुद्दों में, भारत कि वह सेंट्रल लेजिस्लेचर जो हमेशा अंग्रेज़ों के दबदबे के अधीन रहा करती थी, वो इस तरह के मुद्दे में मोतीलाल नेहरू के इस रेजोल्यूशन, इस मोशन के समर्थन में खड़ी थी। ये भी एक बड़ी चीज़ थी। 1925 का एक घटनाक्रम यह भी बड़ा है, नेशनल डिमांड का कंसेप्ट। मजबूरी में आकर के उस समय की अंग्रेज़ों की सरकार के द्वारा इस नेशनल डिमांड के कंसेप्ट को रिकॉग्नाइज़ करने की बात भी कही गई, लेकिन बाद में आगे जा कर के इसको सप्रेस कर दिया गया और इसके कई और तरह के अल्टरनेटिव्स देने की कोशिश की, जिसमें लॉर्ड बर्किनहेड का सबसे इम्पॉर्टेंट चैलेंज जो उन्होंने मोतीलाल नेहरू को दिया कि संविधान बनाने की बात करते हो, नेशनल डिमांड का टैग उसे दे रहे हो, पूरे भारत को इस विषय पर जोड़ने की बात करते हो, मैं तुम्हें चैलेंज देता हूं कि भारत के लिए सभी पार्टियों को एक्सेप्टेबल हो ऐसा एक संविधान बना करके दो। आई एम गिविंग यू चैलेंज। तो ये चैलेंज आ जाता है। ये सारी कहानी 1926-27 के अराउंड की है और इस चैलेंज को देने के साथ साथ ही उधर दूसरी तरफ यह प्रबंध कर दिया जाता है कि एक साइमन कमीशन मिस्टर साइमन की अध्यक्षता में बना दिया जाता है। नवंबर 1927 की कहानी है, जो भारत आएगा और इस बात की समीक्षा करेगा कि भारत में जो संविधान एग्जिस्ट कर रहा है, यानी कि 1919 का जो एक्ट का एग्जिस्ट कर रहा है, वो कैसा काम कर रहा है, कैसा नहीं काम कर रहा है और भविष्य में उसमें क्या क्या रिफॉर्म्स लेकर के आने हैं। और इसमें भारतीयों को जगह नहीं। ये भारतीयों के लिए बहुत ह्यूमिलिएटिंग था दो एस्पेक्ट में। एक तो भारतीयों को इस लायक नहीं समझा गया, उनका कैरेक्टर, उनकी नॉलेज, उनका इंटेलेक्ट इस लायक नहीं समझा गया कि वो खुद को सेल्फ गवर्न कर सकते हैं, पहली चीज़। और दूसरा कंसेप्ट यह कि भारत के भविष्य को तय किया जा रहा है, भारत के लिए संविधान बनाया जा रहा है और उसमें कोई भारतीय नहीं है, वो ऑल वाइट कमीशन है। इसलिए 1928 के दौरान अगर आप देखेंगे तो साइमन कमीशन गो बैक के नारे लगते हैं, उसके खिलाफ पूरे भारत भर में प्रोटेस्ट होता है और उसी समय मोतीलाल नेहरू के द्वारा वह चैलेंज भी एक्सेप्ट किया जाता है बर्किनहेड का कि हम संविधान बनाएंगे। और ये सारी कहानियाँ मैंने आपको बताई हैं। ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस होती है और उस ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस में मद्रास की पार्टी और सोशलिस्ट पार्टी मद्रास और यूनियनिस्ट पार्टी पंजाब ये शामिल नहीं है, बाकी पार्टीज़ इसका हिस्सा हैं, मुस्लिम लीग भी इसका हिस्सा है।
ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस होती है। उस ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस के तहत एक कमेटी गठन की जाती है। कमेटी के क्योंकि अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे, उस कमेटी को एक रिपोर्ट सबमिट करनी होती है, जिस रिपोर्ट का मतलब यहाँ पर यह है कि भारत का एक संविधान, इसे नेहरू रिपोर्ट कहा गया है। और वह संविधान, वह नेहरू रिपोर्ट जो प्रेजेंट वहाँ पर की जाती है, उस नेहरू रिपोर्ट के तहत ये कहा जाता है कि एक पार्लियामेंटेरियन सिस्टम भारत में एग्जिस्ट करेगा सेंटर और स्टेट लेवल पर। ये पहली चीज़। यूनियन ज़्यादा स्ट्रांग होगी, एक सेंट्रलिस्ट टेंडेंसी नज़र आएगी, रेजिडरी इश्यूज़ जो हैं वो यूनियन के पास होंगे, माइनॉरिटीज़ के राइट्स को प्रोटेक्ट करने की उसमें बात की गई, फंडामेंटल राइट्स का कंसेप्ट उसमें प्रोवाइड किया गया। तो ये तमाम बातों पर जिक्र हुआ। फंडामेंटल राइट्स की बात हुई, माइनॉरिटीज़ के राइट्स को प्रोटेक्ट करने की बात हुई, सेंटर और स्टेट एग्जिस्ट करेंगे, ये एक कंसेप्ट आया। पार्लियामेंटेरियन सिस्टम एग्जिस्ट करेगा सेंटर स्टेट में, ये कंसेप्ट आया। फेडरल सिस्टम है लेकिन यूनिटरी बायस के साथ, यानी कि रेजिडरी पावर जो हैं वो सेंटर के पास होंगी, तो सेंटर ज़्यादा स्ट्रांग होगा। इस तरह के कंसेप्ट मोतीलाल नेहरू की उस रिपोर्ट के तहत गिवन थे और इसको ही कॉन्स्टिट्यूशन के तौर पर लिया गया। तो कॉन्स्टिट्यूशन तो यहीं पर आ रहा है। भारतीयों के द्वारा पहला ऑफिशियल कंसर्टेड एफर्ट जो किया गया है 1928 की नेहरू रिपोर्ट है, वो एक तरह कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड किया गया था। और उसके तहत ये भी बताया गया था कि इंडियन नेशनल मूवमेंट किसी भी तरह से इमेच्योर नहीं है, अनप्रोडक्टिव और नॉन कंस्ट्रक्टिव नहीं है। हम कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हैं। और दूसरा ये प्रमाणित किया गया था कि जो चैलेंज बर्किनहेड ने दिया था, उसको रिप्लाई किया कि अगर हमें रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जाएँ तो हम हर तरह का वो गवर्नमेंट और वो सिस्टम इस्टेब्लिश कर सकते हैं जो ब्रिटिशर्स कर बैठे हुए हैं। दैट्स इट। मोतीलाल नेहरू ने यह भी मांग रखी थी उस समय में कि भाई हमें आप ब्रिटिशर्स को राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज़ करनी चाहिए, जिसके तहत उन्हें भारत से सभी मेन स्ट्रीम जितने भी लीडिंग रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं, उन्हें बुलाना चाहिए उस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। और ये तय होना चाहिए कि भारत का भविष्य आगे संविधान की दिशा में कैसा होना चाहिए, भारत की राजनीति कैसी होनी चाहिए। यह भी मोतीलाल नेहरू ने मांग रखी थी। अब कुल मिलाकर के आपने ये सारी प्रक्रिया देखी। उसके बाद साइमन कमीशन आया। साइमन कमीशन के दौरान लाला लाजपत राय के ऊपर लाठी पड़ी, उनकी मृत्यु हो गई। उस समय भगत सिंह ने, सुखदेव, राजगुरु, इन्होंने बदला भी लिया। ये सारा हमने हिस्ट्री के और पॉलिटी के भी लेक्चर्स में पढ़ाया है। इसके बाद आपको पता है कि 1930-31 के दौरान राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस की शुरुआत हुई। वहाँ पर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस के तहत प्रयास भारत के भविष्य को लेकर क्या होने थे, राजनीति को लेकर क्या होने थे, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज़ में आपसी टसल्स और भारतीय नेताओं में आपसी टसल की वजह से वो चीज़ एग्जिस्टेंस में ही नहीं आ पाई। तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस 3 हुई और वो अटरली फेलियर रही। और बाद में फाइनली 1934 में वाइट पेपर आया और उस वाइट पेपर के तहत ये कहा गया कि भाई भारत को एक सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइड करनी चाहिए, सेल्फ रूल भारत में होना चाहिए। इस तरह का कंसेप्ट 1934 के उस वाइट पेपर में आया, जो वाइट पेपर फिर ब्रिटिश पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया गया। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने उस वाइट पेपर को उस फॉर्म में एक्सेप्ट नहीं किया जिस फॉर्म में वो प्रेजेंट हुआ, और ये कहा गया कि अभी ये चीज़ बहुत अर्ली होगी भारत को सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइड करना, इसमें अभी समय है। और फाइनली 1935 का एक्ट लेकर के आया गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। और कांग्रेस इस चीज़ की खिलाफत करती रही कि जो वाइट पेपर में लिखा है आपको वो लेकर के आना है, उसका वायबल अगर उसे ख़त्म कर दिया गया है तो उसका एक वायबल अल्टरनेटिव लेकर के आइए ताकि वो मांगें बनी रहें। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को हम एक्सेप्ट नहीं करते, कांग्रेस इसकी खिलाफत करती रही। लेकिन फिर भी कांग्रेस ने उसके द्वारा स्थापित किए गए चुनाव में हिस्सा लिया, क्योंकि कांग्रेस फिर यह मान रही थी कि चुनाव में हिस्सा लेकर के जीत करके हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत जो हमारी खिलाफत है उन्हें हम लेजिस्लेटिव बॉडीज़ में जा करके उभारेंगे और इस एक्ट की कमियों को सामने रखेंगे। ये एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट था। और उन चुनावों के तहत जो अधिकार राज्यों को मिले, प्रोविंसेस को जितनी ऑटोनॉमी मिली, उनका पूरा फ़ायदा कांग्रेस ने उठाया। तो ये 1935 का एक्ट। तो कुल मिलाकर के एक पूरा का पूरा सफ़र रहा। अब इस दौरान 1928 में जब नेहरू रिपोर्ट आई और उस नेहरू रिपोर्ट में मोहम्मद अली जिन्ना और मोतीलाल नेहरू इनके बीच में डिस्प्यूट अराइज हुए कुछ चीज़ों को लेकर के, और वो नेहरू रिपोर्ट एक्सेप्टेबल नहीं हुई मुस्लिम लीग को। उस समय में यह माना गया और एम.एन. रॉय ने 1929 में ये कहा कि क्यों नहीं हम एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाते हैं नेशनल लेवल पर जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम करे। हमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनानी चाहिए जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम करे। उस समय में ना मीडिया ने, ना पॉलिटिकल पार्टीज़ ने, ना उस समय के लीडिंग लीडर्स ने इस बात को संज्ञान में लिया उतनी गंभीरता से। ये बात आगे नहीं बढ़ पाई और फाइनली 1934 का समय है। 1931-2-3 के दौरान राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस चल रही थी। 1934 का समय है जब सेकंड फेज़ चल रहा था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का,
और इस समय में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के सेकंड फेज़ के दौरान जब वो काफ़ी वायलेंट भी होती नज़र आई, तो आपको इस दौर में दिखेगा कि कम्युनिस्ट आपको स्ट्रांगली सरफेस पर नज़र आ रहे हैं। हालांकि कम्युनिस्ट पार्टी यहाँ पर ख़त्म होती नज़र आ जाएगी क्योंकि अंग्रेज़ों ने उनका क्रैकडाउन किया बड़े ज़बरदस्त तरीके से। लेकिन एम.एन. रॉय ने फिर पॉलिटिकली इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मांग को देश के सामने रखा। तो स्वराज के तौर पर एक कॉन्स्टिट्यूशन जैसा कंसेप्ट बहुत पहले से एग्जिस्ट कर रहा है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को अलग अलग लाइन्स में, अलग अलग स्टेटमेंट्स में, अलग अलग कंसेप्ट्स में पहले से कई बार अखबारों में, मैगजीन्स में या सेशंस में डिस्कस किया गया, लेकिन उसे एक वर्ड में, एक कंक्रीट फॉर्म ऑफ डिमांड में, एक क्लियर एक्सप्रेशन में एम.एन. रॉय ने 1934 में रखा, जिसका जिक्र वो 1929 में साफ साफ कर चुके थे कि क्यों नहीं हम एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली स्थापित करते जो फर्दर कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम करे। क्योंकि अगर कोई कमेटी किसी तरह कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी तो वो फिर ऑथेंटिकेटेड नहीं रहेगा, दूसरे मेंबर्स को, पार्टीज़ को या देश की जनता को हो सकता है वो एक्सेप्टेबल ना हो। हमें एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा बनानी चाहिए। सभा और समितियों में अंतर होता है। सभाएं जनभागीदारी से बनती हैं, समितियां उन सभाओं के काम करने के लिए बनती हैं, वो लगभग आधिकारिक होती हैं। सभाएं जो हैं वो जनता को रिप्रेजेंट करती हैं, जनभागीदारी से बनती है। तो सभा, जैसे ग्राम सभा आपने सुना होगा, तो सभा बनानी चाहिए, संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनानी चाहिए। और 1934 में फिर उन्होंने यह मांग सामने रखी। फिर 1935 में कांग्रेस ने ऑफिशियली पहली बार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मांग 1935 में कांग्रेस ने दोहराई। और फिर 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जिक्र किया और यह कहा कि भारतीय संविधान बनाने का काम भारत की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली करेगी, जो एक्सटर्नल इंटरफेरेंसेस और इन्फ्लुएंसेस से बाहर होगी, और वह कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पर चुनी जाएगी। इसी मांग को आचार्य जे.बी. कृपलानी ने 1939 में और राजागोपालाचारी ने 1939 में दोहराया। तो इस तरह से 1935 से कांग्रेस के ऑफिशियल एजेंडे पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली शब्द आने लगा। 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने उसे फेमस किया और 1939 में कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने डिफरेंट मंचों से और कांग्रेस के सेशन से उसे प्रमुखता से आगे रखना शुरू कर दिया। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मांग को अंग्रेज़ों ने पहली बार सैद्धांतिक तौर पर, यानी कि प्रिंसिपल फॉर्म में एक्सेप्ट किया 1940 के अगस्त ऑफर में। तो ये क्वेश्चन आपको आ सकता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को अंग्रेज़ों के द्वारा पहली स्वीकृति कब मिली। तो वो एक तरह की आप कह सकते हैं कि व्यावहारिक या प्रैक्टिकल एक्सेप्टेबिलिटी तो नहीं थी, लेकिन एक तरह की सैद्धांतिक यानी कि इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिली 1940 के अगस्त ऑफर में। उसमें यह माना गया कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आपकी बनेगी, वर्ल्ड वार 2 खत्म होने पर एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आपकी बनेगी, जिसमें ये कंसेप्ट था कि मियरली इंडियंस हो सकते हैं, लेकिन प्राइमरली इंडियन होंगे ऐसा क्लियर नहीं था उसमें, वो नहीं माना गया। उसके बाद 1942 में क्रिप्स मिशन आया, सर स्टैफर्ड क्रिप्स लेकर के आए। उन्होंने क्लियर शब्दों में कहा कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर्ल्ड वार 2 के खत्म होने पर बनेगी जो प्राइमरली इंडियंस के द्वारा ही बनेगी। लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना को ये स्वीकार नहीं था। वो ये मानते थे कि 2 नेशन होंगे, उनकी 2 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेपरेट होनी चाहिए, एक यूनिफाइड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं हो सकती। तो फिर इस वजह से क्रिप्स मिशन भी फेल हो गया, वह भी नहीं चल पाया। उसके बाद समय बदला और समय बदलने के बाद 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान आपको नज़र आता है। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन प्लान भारत आता है। इसमें 3 मेंबर इंपॉर्टेंट हैं, सर स्टैफर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और ए.वी. अलेक्जेंडर। ये 3 मेंबर कैबिनेट मिशन की फॉर्म में भारत आते हैं और इस कैबिनेट मिशन प्लान के तहत जो स्कीम सुझाई गई, फाइनली उसी के बेसिस पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भारत की बनी है, जिसने भारत का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। इसने सेटिस्फाई कर दिया एक लेवल पर मुस्लिम लीग को भी, इसने एक लेवल पर कांग्रेस को भी। सेटिस्फाइड तो दोनों ही नहीं थे। मैं बार बार कह रहा हूँ कि हमारे पुराने लेक्चर जाकर के सुनिए, बारीकियाँ सारी उसमें गिवन है। लेकिन फिर भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जैसे तैसे करके अपनी स्कीम प्रेजेंट कर दी मई 1946 में, और उसके बेसिस पर फर्दर जुलाई अगस्त के दौरान कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के चुनाव हुए और वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नवंबर 1946 को गठित होती है और 9 दिसंबर 1946 को 9 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पहला सेशन होता है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैबिनेट मिशन प्लान से आती है। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ तक का सिस्टम हमने पूरा समझ लिया, पीछे से लेकर के अब तक का हमने बैकग्राउंड पूरी तरह से क्लियर कर ली। इसमें जो क्वेश्चन बनते मैंने बता दिया कि इन प्रिंसिपल अप्रूवल अगर बात हो तो वो अगस्त ऑफर 1940 में पहली बार अंग्रेज़ों ने भारत की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मांग मानी।
अगर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात करें तो ये बिल्कुल उतनी ही ऑर्गेनिक है, ये मांग भी उतनी ही ऑर्गेनिक है जितने भारत के कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्गेनिक है। भारत का कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्गेनिक किस तरह से, एक बार में बैठ करके आप कहें ऐसा बना दिया गया है, ये ऐसा नहीं है। हालांकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिटन है, उसे एक बार में बैठ करके बनाया गया है, इसलिए उसे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, लेकिन फिर भी वो अपने आप में एवोल्यूशनरी है और वो ऑर्गेनिक है। उसका कारण क्या है कि कई तरह के इंडिजीनियस और कई तरह के अंग्रेज़ों के दिए गए प्रावधानों के तहत आपको वो कॉन्स्टिट्यूशन मिलता है, जिसमें से वो सभी पुराने प्रावधान लेकर के आते हैं। 70% कॉन्स्टिट्यूशन भारत का